जब से तुम्हें मैंने देखा सनम, जब से तुम्हें मैंने देखा सनम, मेरी आँखों में तुम, मेरी नींदों में तुम, मेरी आँखों में तुम, मेरी नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम हो। जब से तुम्हें मैंने जाना सनम, जब से तुम्हें मैंने जाना सनम, मेरी धड़कन में तुम, मेरी सांसों में तुम, मेरी यादों में तुम हो। जब से तुम्हें मैंने देखा सनम, मेरे ख्वाबों में तुम, मेरी धड़कन में तुम, मेरी सांसों में तुम। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। आज हम लोग देख रहे हैं पेडागोगी सेक्शन में। आज हिंदी का पेडागोगी हम लोग देखेंगे। और जैसा कि आपको पता है अच्छे तरीके से कि हिंदी में 15 नंबर का जो पेडागोगी पूछा जाता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है। जनरल क्वेश्चन तो आप बना ही लेते हैं जो पैसेज वाला रहता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा परेशानी तभी होती है जब आपको पेडागोगी शिक्षण शास्त्र का ज्ञान नहीं होता है। तो अब हम लोग ध्यान देते हैं भाषा अर्जन और अधिगम। आज वाला चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। भाषा यानी लैंग्वेज, अर्जन का मतलब होता है एक्विजिशन एंड अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। यही ना इंग्लिश में बोलते हैं आप उसे। ध्यान दीजिए, अर्जन का मतलब होता है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड समझते हैं जो आप अर्जन करते हैं। अब क्या होता है अर्जन? जैसे अभी मैं आपको कहूं कि आप रोड पर चले तो आप रोड पर चलना प्रारंभ करें। उधर देखते होंगे कि आसपास में बहुत सारे चीज हो रहा होगा, नहीं? तो बहुत सारे चीज हो रहा होगा तो आप उसका अर्जन कर रहे होंगे कि नहीं हो कर रहे होंगे? क्या आपने उसमें प्रयास लगाया? क्या आपने उसका अभ्यास किया? तो बिल्कुल नहीं की। तो ये सारी जो चीजें होती है जिसमें आपको अभ्यास की भी जरूरत नहीं होती है, तो जिसमें ना प्रयास लगाना पड़ता है, ना अभ्यास करना पड़ता है, ना पुनरावृत्ति करना पड़ता है, ना आपको कॉन्शस होना पड़ता है। हो रहा था तो आपने उसको क्या कर लिया? अर्जन कर लिया। तो वही आपका क्या होता है? भाषा अर्जन। जैसे आपके घर में हिंदी बोली जाती थी, अंग्रेजी बोली जाती थी, तो आपने क्या कर लिया? उस चीज को सीख लिया। क्या आपने उसके लिए प्रयास किया है? क्या आपने उसके लिए पुनरावृत्ति किया? क्या आपने ध्यान से उसको सुना था? क्या बिल्कुल नहीं। वो तो हो रहा था, नेचुरल रूप से हो रहा था, प्राकृतिक रूप से हो रहा था। तो अर्जन जो होता है प्राकृतिक प्रक्रिया होती है, नेचुरल प्रोसेस है, बिना प्रयास के प्राप्त हो जाते हैं, एक्वायर्ड की जाती है। आपको उसके लिए मेहनत करना नहीं पड़ता है, आपको सब ऐसे ही मिलते रहता है नहीं। तो अपने वातावरण में जो कुछ भी हो रहा है उसे आप जो अर्जन करते हैं वही क्या कहलाता है? भाषा अर्जन कहलाता है, नहीं? अच्छा आप बताइए, लेकिन अगर आपको मान लीजिए कि आपकी मातृभाषा इंग्लिश नहीं है, आपके आसपास नहीं बोली जाती, और जब आप सीखने के लिए जाएंगे तो क्या खुद से ही अर्जन हो जाएगा? क्या बिना प्रयास के आप सीख लेंगे? तो उसके लिए तो वहां पे अधिगम होता है। लर्निंग क्या होता है? जहां पे आपको अभ्यास की जरूरत पड़े, जहां पे आपको पुनरावृत्ति करना पड़े, रिपीटेशन करना पड़े, जहां पे आपको जागृत रहना पड़े, कॉन्शस रहना पड़े, आपको अंदर से प्रयास करना पड़े, चेष्टा करना पड़े, आपको दिल से लगना पड़ेगा, आपको उसके प्रति लगाव उत्पन्न करना पड़ेगा, तभी तो अधिगम होगा, नहीं तो अधिगम नहीं हो पाएगा। यानी मेजर डिफरेंस क्या है? तो अर्जन में हमें किसी भी प्रकार की प्रयास की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अधिगम के लिए हमें प्रयास, अभ्यास, पुनरावृत्ति की भी जरूरत होती है। तो ध्यान दीजिएगा, भाषा अर्जन और अधिगम की बात कर रहे हैं तो देखिए, अर्जन जब करते हैं तो उसमें आपको किसी भी प्रकार के किताब की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी मोटे मोटे ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको प्रयास नहीं करने पड़ते हैं। आपको अर्जन जो होता है खुद ब खुद होते रहता है, नेचुरल वे में होते रहता है। अब सबसे बड़ा भूमिका अर्जन में क्या होता है? तो होता है पर्यावरण का, आपके वातावरण का। जिस प्रकार का वातावरण आपके सामने होता है, जिस प्रकार का वातावरण आपको मिलता है,
उसी प्रकार के आपके अंदर भी क्या हो जाता है, विकास होना शुरू हो जाता है, अर्जन होना शुरू हो जाता है। अधिगम क्या होता है, तो अधिगम जो होता है इसमें नियम की जरूरत पड़ती है, आपको बुक की जरूरत पड़ती है नहीं, और इसमें आपको पर्यावरण को तो महत्व होता ही है इसमें, तो यही होता है। अब एक बात समझिएगा, अगर बच्चे को भाषा अर्जन करना है तो सबसे सेंसिटिव पीरियड कौन सा होता है, सबसे संवेदनशील अगर पीरियड कहा जाए, यानी सबसे अधिक बच्चे भाषा जो सीखते हैं वह होता है 2 से 6 वर्ष की अवस्था में, जिसे आप पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं। नहीं तो पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे सबसे तीव्र गति से बच्चे सीखते हैं। क्यों? क्योंकि 2 से 6 वर्ष की अवस्था में बच्चे घर से निकलना प्रारंभ कर देते हैं, आसपास के लोगों से मिलते हैं, ज्यादा लोगों से भाषा को सुनते हैं, तो वह ज्यादा तीव्र गति से सीखना शुरू कर देते हैं। और 2 से 6 वर्ष में बच्चे काफी तीव्र गति से करीब 30 से 40 शब्द रोज सीखना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये जो होती है भाषा अर्जन जो होती है, जिसमें एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अधिगम में एफर्ट लगाना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, आपको पुनरावृत्ति करना पड़ता है और ज्यादा से ज्यादा उसको अभ्यास करना पड़ता है। लेकिन अर्जन में वो बातें नहीं है, नेचुरल वे है, ये प्राकृतिक रूप से होते रहता है, जिस प्रकार को उसको माहौल मिलेगा उस तरीके का भाषा का विकास होता चलाएगा जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, भाषा अर्जन एवं अधिगम जो है उसमें आप देख रहे हैं कि जो आपकी मातृभाषा होती है वह आपकी अर्जन किया जाता है। मातृभाषा क्या किया जाता है, अर्जन करते हैं हम लोग नहीं, लेकिन जो दूसरी भाषा होती है सेकेंड लैंग्वेज, उसे हम टारगेट लैंग्वेज कहते हैं, यानी लक्ष्य भाषा के नाम से हम उसे जानते हैं। तो याद रखिएगा कि जो आपकी मातृभाषा होती है वह अर्जित की जाती है, अर्जन किया जाता है, लेकिन दूसरी भाषा जो होता है वह अधिगम होता है नहीं। जैसे आपका मातृभाषा हिंदी अगर नहीं है और आप अगर अंग्रेजी सीखने गए हैं तो वह क्या है, आपका एक लक्ष्य भाषा है और उसमें आपको प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन क्या मातृभाषा सीखने के लिए प्रयास करना पड़ेगा? तो बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, वो तो खुद सीख जाएंगे पर्यावरण से। तो ध्यान दीजिए एक और बात कि जो भाषा अर्जन होती है वह नेचुरल प्रोसेस होती है, आपको पता ही है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है, नेचुरल प्रोसेस होती है, या सहज रूप से सीखी जाती है नहीं, सहज रूप से बच्चा सीख जाता है, यानी सहजानुभूति होता है। और एक और चीज होता है, क्या होता है सहजानुभूति के बाद? तो देखिएगा, यानी हम कह सकते हैं कि भाषा अर्जन जो होता है वह कैसी प्रक्रिया है, स्वाभाविक रूप से या सहज रूप से होती है, जो आपके घर आसपास में बोली जाती है उससे हम लोग अर्जित कर देते हैं, या बिना प्रयास का होता है, इसमें हमें एफर्ट लगाना नहीं होता है, हमें माइंड को कॉन्शियस नहीं रहना पड़ता है नहीं। लेकिन दूसरी भाषा जो होती है वह सहज नहीं होती है, स्वाभाविक नहीं होती है, उसमें क्या करना पड़ता है, प्रयास लगाना होता है, एफर्ट लगाना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, रेपिटेशन करना पड़ता है, तब जाके कहीं दूसरी भाषा सीखी जाती है। तो देखिएगा भाषा के विविध रूप जो होते हैं, मातृभाषा या राष्ट्रभाषा। जैसा कि आपको पता है कि भाषा का जो वर्णन किया गया है वह अनुच्छेद 343 में किया गया है और 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन, 22 भाषाओं का हमारे संविधान में वर्णन है। गौर कीजिएगा कि हमारे पास मातृभाषा या राष्ट्रभाषा की बात करें तो हम जानते हैं कि जो भारत में अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती है वह कौन सी भाषा बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है। और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं होती है, बल्कि यह हमारी कौन सी भाषा है, राजभाषा। ऐसा क्यों है? तो राष्ट्रभाषा का दर्जा इसीलिए नहीं है क्योंकि हमारे देश में हिंदी और इंग्लिश दोनों बोली जाती थी, एसोसिएटिव लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को बोली जाती थी, सह सहायक के रूप में, और हिंदी जो था वो अंग्रेजी को हटाया नहीं गया, इसीलिए इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो गौर कीजिएगा, हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं, कौन सी भाषा है, राजभाषा। राजभाषा कौन सी भाषा होती है जो कि ऑफिशियल रूप से यूज में आती है, नहीं हमारे कार्यालय रूप में यूज में आती है। और राष्ट्रभाषा कौन होता है, राष्ट्रभाषा होता है जो पूरे राष्ट्र के में बोली जाती है। लेकिन हिंदी तो पूरे भारत में क्या बोली जाती है, बहुत सारे ऐसे राज्य जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है, जैसे नागालैंड को ले लीजिए तो वहाँ तो हिंदी इंग्लिश बोली जाती है। उसके बाद मातृभाषा क्या होता है,
मातृभाषा वह भाषा होता है जो आपके क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। नहीं, जो आपके क्षेत्र विशेष में बोली जाती है उसको हम लोग कौन सा भाषा कहते हैं? मातृभाषा। जो कि मातृभाषा स्वाभाविक होती है, सहज होती है। तो जब आप प्राथमिक स्तर की बात करते हैं, प्राइमरी लेवल की बात करते हैं, तो प्राथमिक स्तर पर बच्चे को किस भाषा में पढ़ाना चाहिए? तो मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए। और वह भी कैसा होता है? तो वह जो होता है सहज होता है, स्वाभाविक होता है, क्योंकि ये आपको पहले से ही प्राप्त होता है और इसी से माध्यम से हमें क्लास लगाना चाहिए। नहीं, आप समझिएगा टारगेट लैंग्वेज क्या होता है, लक्ष्य भाषा क्या होता है? तो लक्ष्य भाषा वह भाषा होती है जिसको हमें सीखना पड़ता है, जिसके लिए प्रयास लगाना पड़ता है, जो कि स्वाभाविक नहीं होता है, सहज नहीं होता है। तो आइए देखते हैं जीन पियाजे, जो कि एक स्विस साइकोलॉजिस्ट है, एक स्विट्जरलैंड के रहने वाले मनोवैज्ञानिक है, जो भाषा के संबंध में बहुत सारी बातें बताए। उन्होंने सबसे पहले तो यह कहा कि भाषा जो होती है बच्चों में, सबसे पहले विचार आता है, उसके बाद भाषा का विकास आता है। यानी जब बच्चे को आप यह कलम दिखाते हैं तो बोलना जरूर नहीं जानता, लेकिन बच्चा इस पर विचार करता है, थॉट आती है उसकी, नहीं, चिंतन करता है, और तब बाद में जाके वह बोलना भी प्रारंभ करता है। जीन पियाजे ने वैसे तो भाषा के कह सकते हैं कि भाषा के संबंध में अहम केंद्रित वाक्य की जो बात किया, ईगोसेंट्रिक स्पीच, इसका ज्यादा महत्व नहीं दिया। वो कहा कि भाषा के विकास में जो होते हैं वह अहम केंद्रित वाक्य का ज्यादा, वातावरण का उतना नहीं महत्व होता है। उसमें किसका होता है? संज्ञान के विकास से जुड़ते। जरूर संज्ञान का जब विकास जाता है तो बच्चे भाषा अच्छे तरीके से सीख जाते हैं। तो उन्होंने संज्ञान के विकास से जुड़ी बातें कहा नहीं, उन्होंने अहम केंद्रित को भाषा विकास में अहम रोल नहीं बताया। कहा कि ये यूजलेस होती है, बेकार होती है, इसका कोई इंपॉर्टेंस बच्चे के भाषा के विकास में इसका नहीं होता अहम केंद्रित वाक्य का। जबकि उन्होंने कहा कि भाषा संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप भाषा का क्या होता है? विकास होता है, यानी योगदान होता है। उन्होंने कहा, जीन पियाजे ने अहम केंद्रित वाक्य की बात कहा, ईगोसेंट्रिक स्पीच जिसको आप कहते हैं, जिसे सेल्फ सेंटर्ड, स्व केंद्रित, यानी बच्चा जो होती है जब जन्म से 2 साल की अवस्था होती है तो उस समय बच्चा अपने ही भाषा को महत्व देता, अपने ही कह सकते हैं कि खुद पर वह निर्भर रहता है, खुद पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि वह खुद के बारे में सोचता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है, वो दूसरे का विचार उसके या दूसरे की भाषा उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। वहीं पे अगर लेव वाइगोस्की की अगर बात कीजिएगा तो लेव वाइगोस्की इसकी अपोजिट बातें करते हैं। उसने भाषा के विकास में जहां पे अहम केंद्रित वाक्य की बात करते हैं, वो करते हैं प्राइवेट स्पीच की बात। बच्चा जो होता है, प्राइवेट स्पीच का मतलब क्या होता है कि बच्चा, वो लेव वाइगोस्की में समझा देंगे, लेकिन अभी अहम केंद्रित वाक्य के बारे में समझिए। जब बच्चा किसी भी चीज के बारे में कुछ सोचते रहता, खुद ही बोलते रहता, सेल्फ सेंटर्ड नहीं, जैसे अगर मान लो कि हम ही सोच रहे हैं कि चलो आज हमको ये पढ़ाना था, हमने वो पढ़ा दिया, ऐसे पढ़ा दिया, तो जब मैं खुद से बातें कर रहा हूं, खुद को ही महत्व दे रहा हूं, तो यही हमारा क्या कहलाता है? हम केंद्रित वाक्य कहलाता है। वैसे हम केंद्रित वाक्य का भाषा विकास में ज्यादा महत्व हमारे जीन पियाजे ने नहीं दिया। कहा यूजलेस है, बेकार है, किसी काम का नहीं है। हाँ, अहम केंद्रित वाक्य संज्ञान के विकास से जरूर जुड़ी हुई है, नहीं, यह संज्ञानात्मक विकास को सहायता करता है। चलिए, तो लेव वाइगोस्की की बात करें। जैसा कि आपने देखा कि कहा कि भाषा का जो होते हैं विकास में हमारे जीन पियाजे कहते थे कि अहम केंद्रित वाक्य का कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है, यूजलेस होता है, बेकार होता है, किसी काम का नहीं होता है। संज्ञानात्मक विकास जो होता है उस पर उन्होंने जोर दिया, नहीं। लेकिन लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं कि लेव वाइगोस्की कहते हैं कि संज्ञान के विकास में भाषा जो होता है एक टूल्स की तरह, एक यंत्र की तरह काम करता है। लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं? कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास में भाषा कैसे काम करता है? एक औजार की तरह, एक टूल्स की तरह, एक यंत्र की तरह काम करता है। समझ रहे? दोनों ने संज्ञानात्मक विकास पर ही बात की है भाषा के बारे में, लेव वाइगोस्की और जीन पियाजे। लेकिन लेव वाइगोस्की कहते हैं कि भाषा जो होते हैं हमारे संज्ञान के विकास में एक टूल्स, यंत्र, औजार के रूप में काम करते हैं, और बालक भाषा अपने परिवेश से अंतः क्रिया करते हुए सीखता है। कितना अच्छा लाइन देखिए, देखिए समझिए इसको। कहते हैं लेव वाइगोस्की कि बालक जो होता है भाषा कैसे सीखता है? परिवेश से अंतः क्रिया करते हुए सीखता है। लेकिन जीन पियाजे क्या कहते हैं कि बच्चा जो होता है भाषा कैसे सीखता है? वो कहा है कि सबसे पहले विचार आता है और बाद में क्या आता है? उसमें
भाषा आती है। लेकिन ये क्या कहते हैं, नहीं, विचार, थॉट और लैंग्वेज दोनों जो होती है क्या होती है, शुरुआत में अलग अलग होती है और बाद में चलकर क्या हो जाती है, दोनों इंटर रिलेटेड हो जाते हैं, अंतर संबंधित हो जाते हैं। तो बालक भाषा अपने परिवेश से अंतः क्रिया करते हुए सीखता है। जब तक अंतः क्रिया नहीं करेगा तब तक नहीं सीखेगा, यानी पारस्परिक सहयोग से करे सीखेगा, ग्रुप में सीखेगा, एक दूसरे से बोलकर सीखेगा, जब समूह में रहेगा। इनके अनुसार जहां पे लेव बाइगोस, जहां पे जीन पियाजे बात करते इगोसेंट्रिक की, नहीं अहम केंद्रितवाद की, वहीं पे हमारे लेव बाइगोस्की महोदय जो है वह बात करते किस स्पीच की, प्राइवेट स्पीच की, यानी निजी वाक की बात करते हैं, निजी भाषा की, निजी वाक की बात करते हैं, प्राइवेट स्पीच। इसमें क्या होता है, इसके अनुसार निजी भाषा बालक के संज्ञानात्मक विकास में क्या होती है, सहायक होती है। प्राइवेट स्पीच वही है जो कि इगोसेंट्रिक है, नहीं, बच्चा खुद से ही बात करेगा, खुद में ही लीन रहेगा, अपने ही भाषा को महत्व देगा। लेकिन बच्चे का भाषा का विकास कैसे होगा, परिवेश से होगा। कौन कहते हैं, लेव बाइगोस्की महोदय कहते हैं, नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, यानी लेव बाइगोस्की क्या कहते हैं कि निजी भाषा बालक के संज्ञानात्मक विकास में क्या होती है, सहायक होती है, नहीं। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये प्राइवेट। कभी कभी एग्जाम में पूछता भी है, ध्यान रखिएगा कि प्राइवेट स्पीच की बात कौन करते हैं भाषा के सामने, लेव बाइगोस्की, और इगोसेंट्रिक की बात कौन करते हैं, तो वो जीन पियाजे करते हैं। तो भाषा के संबंध में नोम चॉम्स्की जो है उन्होंने भी कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बालक जो होते हैं भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति के साथ पैदा होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जन्मजात शक्ति, इनेट एबिलिटी के साथ पैदा होते हैं, इनेट एबिलिटी के साथ। लेकिन भाषा के साथ बच्चे जन्म नहीं लेते हैं, उसमें एक क्षमता होती है भाषा सीखने की, जिसे हम लोग कहते हैं लैड कहा जाता है। लैड का फुल फॉर्म होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी भाषा अधिग्रहण यंत्र। यानी कहते नोम चॉम्स्की कि भाषा सीखने की बच्चों में कैसी शक्ति होती है, जन्मजात शक्ति होती है, और जिसे लैड कहा जाता है। लेकिन अब उसे जिस प्रकार का वातावरण मिलेगा, जिस प्रकार का भाषा मिलेगा, जिस प्रकार के आसपास के लोग मिलेंगे, उसी प्रकार के भाषा को क्या कर लेगा, एक्वायर कर लेगा, सीख लेगा, नहीं। और इन्होंने एक और चीज बताया, यूनिवर्सल ग्रामर की भी बात इन्होंने किया है। यूनिवर्सल ग्रामर, आप जानते हैं कि आप भाषा जब सीखते हैं तो उसका जो कुछ नियम होते हैं, रूल होते हैं, वह हर जगह पे क्या होते हैं, एक जो आपके दिमाग का वायर होता है भाषा सीखने वाले लगभग सेम ही होता है हर जगह, यूनिवर्सल होता है वो, नहीं। लेकिन उसको जैसा जिस प्रकार के भाषा मिलते उस प्रकार के वो सीखना प्रारंभ कर देता है, नहीं। तो यूनिवर्सल ग्रामर की बात की, इन्होंने कहा कि बच्चे जन्म जब लेते हैं तो उनके अंदर भाषा सीखने के लिए कुछ वायर होते हैं, जिसकी मदद भी वह भाषा के नियम सीखने में करता है, नहीं। और लैड के साथ जन्म लेते हैं, भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति होती है। किसका कहना है, ये हमारे नोम चॉम्स्की का। जीन पियाजे क्या कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं उसमें क्या होती है, पहले थॉट आती है, बाद में लैंग्वेज आती है। हमारे लेव बाइगोस्की कहते हैं कि नहीं, हम शुरुआत में होते बच्चे के जो थॉट और लैंग्वेज होते दोनों अलग अलग होते हैं, बाद में चल के अंतर संबंधित हो जाते हैं। और हमारे नोम चॉम्स्की कहते नहीं, भाषा जो होती है वह बच्चे सीखने की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं, और जिस प्रकार के वातावरण में रहेगा, जिस प्रकार के परिवेश में रहेगा, जिस प्रकार के भाषिक परिवेश में रहेगा, उसी प्रकार के भाषा को वह अर्जित कर लेगा, नहीं। सहज है, स्वाभाविक है, ये होते रहता है, नेचुरली प्रोसेस है। यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में समझा, ये क्या है, तो मनुष्य जब जन्म लेता तो वो अपने अंदर भाषा सीखने वाला एक वायर के साथ जन्म लेता है, जो कि सब में पाया जाता है, और जिस प्रकार का वातावरण मिलता है, जिस प्रकार रूल मिलता है, जिस प्रकार रेगुलेशन मिलता है, उसी तरीके से भाषा को अर्जित करने लगता है। तो अब हम लोग ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहां से वीडियो समाप्त होगी आपकी, नहीं। तो आइए भाषा विकार के बारे में थोड़ा सा जान लें। भाषा विकार
भाषा विकार होती क्या है, ये सबसे पहले जानना तो ये जरूरी है आपका। आपके भाषा संबंधित जो भी समस्याएं होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भाषा विकार कहते हैं। जैसे अफेजिया या अफेसिया जिसको आप बोलते हैं, जब बोलने में बच्चे को दिक्कतें आने लगे, कठिनाई आने लगे, परेशानी महसूस करने लगे, तो उसी को कहा जाता है अफेजिया या अफेसिया। जब बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होने लगे तो उसको कहते हैं डिसलेक्सिया, और लेखन में अगर दिक्कत हो तो डिस्ग्राफिया। और जब मोटर स्किल्स, गत्यात्मक कौशल, जब बच्चे के शारीरिक समस्याएं हो, नहीं जिसके कारण लिखने में दिक्कत हो, नहीं या किसी भी चीज में, तो जब गत्यात्मक कौशल में दिक्कतें आती है, कठिनाई आती है, तो उसे कहा जाता है डिस्प्रेक्सिया। और आपके लिए एक और बेहतरीन, आप जैसा कि जानते हैं कि भाषा कौशल के 4 क्षेत्र हैं, है ना, जिसको सुबोपली कहते हैं, सुनना, बोलना, नहीं पढ़ना और लिखना। सबसे जटिल जो होता है वह कौन होता है, लिखना। और उसमें भी 2 प्रोसेस होता है, एक होता है ग्रहणात्मक और एक होता है उत्पादक, नहीं। तो ग्रहणात्मकता क्या होता है, ग्रहणात्मक जिसमें ग्रहण करते, इन करते हैं, तो उसमें कौन होता है, जब आप सुनते हैं और पढ़ते हैं तो ग्रहणात्मक कौशल होता है। और जब आप क्या करते हैं, बोलते हैं और लिखते हैं, तो वो जो होता है उसका क्या होता है, उत्पादकता का, प्रोडक्टिविटी होता है। यही ना होता है आपका भाषा के बारे में। अब सवाल उठता है कि भाषा के बारे में तो बहुत सारी जानकारी है, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन हम उसको कैसे करें। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपके सामने लाता हूं। जैसे पठन वैफल्य क्या होता है, एक पूछा था बड़ा जुआ क्वेश्चन कि पठन वैफल्य बच्चों की प्राथमिक लक्षण क्या है, क्या न्यून अवधान विकार है, क्या अपसारी चिंतन और पढ़ने में धारा प्रवाहिता है, या धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता है, या एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना है। तो सिंपल है, पठन जो ये है, पठन वैफल्य धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता है, जिसे आप डिसलेक्सिया इंग्लिश में कहते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी सीडीपी का क्वेश्चन या पेडागोगी का क्वेश्चन आपको समझ में ना रहा, तुरंत चले आए अंग्रेजी वाले पर, नहीं आपको समझ में आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, वो तो क्वेश्चन में जाएगा तो समझ में आएगा। और कभी कभी क्या होता है, बहुभाषिकता की भी बात कर लेता है लोग। बहुभाषिकता यानी मल्टी लिंगुअल की बात करता है ना। बहुभाषिकता क्या होता है, बहुभाषिकता क्या होती है, तो बहुभाषिकता वह होती है जब बच्चा एक से ज्यादा भाषाओं का प्रयोग करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुभाषिकता। और बहुभाषिकता जो होती है हमारी कक्षा के लिए एक संसाधन का काम करती है, नहीं करती है कि नहीं करती है। तो बहुभाषिकता होना बहुत जरूरी है। जब आप हिंदी भी बोल लेते हैं, इंग्लिश भी बोल लेते हैं, पंजाबी भी, तेलुगु भी, या आपके वातावरण में हिंदी, तेलुगु, पंजाबी, इंग्लिश सारे भाषा का प्रयोग होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुभाषिकता। और जो कि मल्टीलिंगुअल जो होता है, एक आपके साथ रिसोर्स का काम करता है, संसाधन का काम करता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, तो संसाधन के रूप में काम किया जाता है। अब सवाल उठता है कि लेखन के प्रकार कितने होते हैं, तो लेखन का प्रकार कितने होते हैं। लेखन का प्रकार होता है सुलेख, श्रुतलेख, अनुलेख, यही सब ना होते हैं। सुलेख क्या होता है, सुंदर लिखावट, नहीं। श्रुतलेख क्या होता है, सुनकर लिखना। अनुलेख क्या होता है, आप कॉपी देखे थे बच्चा में पढ़ते थे ऐसे ऐसे वाला 4 लाइन वाला, तो उसमें जो लिखते हो वही कहलाता है आपका अनुलेख, नहीं। हाँ, टेबल वाला कॉपी, ठीक बोल रहे हो। तो समझ रहे हो ना बात को। अब भाषा कौशल आपने जान गया, ग्रहणात्मक और उत्पादकता, नहीं। और उसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं। अच्छा बताइए, अगर प्राथमिक स्तर पर बच्चे को भाषा सिखाना होगा तो आप सहज या स्वाभाविक तौर पे सिखाएंगे, मातृभाषा में सिखाएंगे, यही ना सिखाएंगे। तो एक आपसे क्वेश्चन मैं पूछ के देखता हूं कि कितना आपने थ्योरी पर कंट्रोल किया है, नियंत्रण किया है। अच्छा बताइए, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित होता है, पियाजे के साथ, चॉम्स्की के साथ, स्किनर के साथ, या ब्रूनर के साथ। तो ध्यान दीजिए, भाषा अर्जन क्षमता यानी बच्चे जो होते हैं वह इनेट एबिलिटी के साथ आते हैं। भाषा सीखने की क्या होती है, एक जन्मजात शक्ति के साथ होती है। कौन कहता है, तो नोम चॉम्स्की कहते हैं, सबको पता है, तो है आप लोगों को तो पता ही है। अब जानते हैं, गिलफोर्ड कहते थे शिक्षण जो होता है कैसा होता है, त्रिआयामी होते हैं, जिसमें त्रिभुज जैसा आकृति बनता है। जैसे देख लीजिए, आप स्क्रीन पर देखिए, ये ऐसे होते हैं,
जिसमें कि कौन कौन होते हैं, तो इसमें स्टूडेंट होते हैं यानी छात्र होते हैं, उसके बाद कौन होते हैं, टीचर होते हैं, और कौन होते हैं, तो आपका कैरिकुलम होते हैं, यही ना होता है जिसको आप पाठचर्या भी कहते हैं। अब हिंदी वाले परेशान हो जाएंगे तो सुन लीजिए, विद्यार्थी रहते हैं जिसको आप कहते हैं छात्र कहते हैं, और यहाँ पे कौन रहते हैं, शिक्षक नहीं, और कैरिकुलम में कौन आ जाते हैं, पाठ्यचर्या, या इसी को आप क्या कहते हैं, पाठ्यक्रम भी कहते हैं, या इसी को पर्यावरण भी कुछ लोग बोल देते हैं, यही ना होते हैं, या विषय वस्तु भी कह सकते हैं आप। तो इसमें से जो मन है आपको वही ध्यान में रखिए, इतना आपके पास है विषय वस्तु, समझ रहे। तो त्रिआयामी की बात की है, कौन की, हमारे गिलफोर्ड महोदय ने किया। ट्राइपोलर की बात की है, ट्राइपोलर। अच्छा, शिक्षण सूत्र जो होते हैं वह आप जब शिक्षण सूत्र पढ़ाते हैं तो कैसे पढ़ाते हैं, मूर्त ज्ञात से अज्ञात की ओर, या आप मूर्त से अमूर्त, या आप कैसे करते हैं, सरल से जटिल की ओर करते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री की भी बात कर, सारा बातें कर लेते हैं के वीडियो में, क्या जो भविष्य में दिक्कत ही नहीं रहेगा। तो सुन लीजिए भाषा के बारे में। तो भाषा के बारे में और बता दूं कि शिक्षण सहायक सामग्री, आप जब भाषा सिखाने के लिए बच्चे को पहुंचे हुए हैं, एक शिक्षक होने के नाते शिक्षण करा रहे हैं, तो भाषा शिक्षण, क्योंकि आप जानते हैं कि भाषा सिखाने के लिए शिक्षण सहायक सामग्री बहुत ही क्या होती है, जरूरी होती है, बच्चा जल्दी सीखते हैं। तो उसमें आता है दृश्य सामग्री। दृश्य माने क्या, जिसको देखा जा सके, जैसे ये पेन है आपके पास, देखिए दृश्य है ना, अगर मैं यहाँ पे बोर्ड दिखा रहा हूं तो ये भी आपका दृश्य है ना। उसके बाद श्रव होता है, श्रव यानी सुनना, जैसे मेरी आवाज आपको कान में जा रही है ना, ये है श्रव, नहीं, या रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, यही ना होगा। तीसरा है दृश्य श्रव समय, ऐसी सामग्री जो केवल देखा भी जा सके और सुना भी, तो टेलीविजन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। और क्रिया सहायक सामग्री, कुछ ऐसी सामग्री जिसमें आप उससे बच्चे को क्या कर सकते हैं, एक्टिविटी करा लेते हैं, तो वो हो जाता है आपका कौन सा, क्रिया सहायक सामग्री होती है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा और आपको बताने का प्रयास करें, आप ही बताइए एक क्वेश्चन के रूप में कि प्राथमिक स्तर पर या प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों को भाषा क्षमता विकास में क्या है, सहायक है, बाधक है, निरर्थक है, क्या अनुपयोगी है। तो ये तो कोई भी बता देगा, आपको भी पता ही है, इतना थ्योरी पढ़ रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, ये तो आपके लिए लॉलीपॉप क्वेश्चन लग जाएगा। नहीं तो कौन होगा, ये जो होगा आपका सहायक होगा, क्या होगा, सहायक होगा। अच्छा, आप एक और बात बताइए, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र कि टेलीविजन, कौन सा होगा, कौन सा होगा। तो प्राथमिक स्तर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक उपयुक्त है, तो वो होगा बाल साहित्य। कौन होगा, क्योंकि बच्चे बाल साहित्य पढ़ने में मजा भी लेते हैं और उसमें। अब इतना बढ़ने के बाद एक और टॉपिक ले ले हम लोग, मूल्यांकन और उपचारात्मक भी समझ लीजिए। मूल्यांकन क्या आपको पता है ना, जब बच्चे को आप क्या कर देते हैं, चैप्टर पढ़ा देते हैं या सत्र को समाप्त करते हैं, तो उसके बाद आप क्या करते हैं, बच्चे को जानने के लिए कि बच्चे ने क्या उपलब्धि प्राप्त किया, क्या मेरा उद्देश्य पूरा हुआ कि नहीं हुआ, उसके लिए मूल्यांकन कर लेते हैं। और उपचारात्मक क्या होता है, जब आपने निदान किया, जब आपने कमी कठिनाई को पता लगाया, तो उससे दूर भी तो किया जाएगा ना। तो जिस विधि से, जिस सहायक सामग्री से, जिस चीज से उसे दूर किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उपचारात्मक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, उपचारात्मक। कोई समस्या नहीं ना है, तो नहीं है तो अब समझिए आगे। एक और चीज, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन इस तरीके से पूछे तो आप कैसे जवाब दीजिएगा, हम भी जान ले थोड़ा सा आपके बारे में। कहता है कि रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रीतिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा और उसके अभिभावकों को दिया। तो रीमा ने डैश के आधार पर यह जानकारी दी, किसके आधार पर दिया, अवलोकन के आधार पर, जांच सूची के आधार पर, लिखित परीक्षा के आधार पर, कि पोर्टफोलियो के माध्यम से दिया। तो सिंपल है कि जब आप बच्चे को तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रीतिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावक को न दिया गया है, तो रीमा ने किस आधार पर जानकारी दी, तो जब अध्यापक देगा तो पोर्टफोलियो के आधार पर। पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो न केवल वर्ग में, कक्षा में हो रही घटनाओं का विवरण होता है, बल्कि बच्चे के हर क्रियाकलाप, चाहे शैक्षिक हो चाहे सशैक्षिक हो,
सब चीज का मूल्य उसमें क्या रहता है, रिपोर्ट तैयार किया जाता है। तो पोर्टफोलियो के माध्यम से उन्होंने दिया। क्या कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन आपको पूछ लूं तो आशा करता हूं कि आप बता ही देंगे। क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या है? क्यों करते हो आप प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा का आकलन क्यों करते हो? उसकी पठन क्षमता का आकलन करने के लिए? क्या उसकी पठन क्षमता जांचने के लिए? कि उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन के लिए? कि उसकी लेखन क्षमता का आकलन? कि उसकी बोलने की कुशलता का आकलन करने के लिए? तो आप क्या जवाब दीजिएगा? सिंपल है, प्राथमिक स्तर का बच्चा है तो उसके लिए हम भाषा प्रयोग की क्षमता का ही तो आकलन करेंगे ना। क्या कोई दिक्कत है? बोलिए, समस्या है तो कमेंट करते रहिए। आप लोग बहुत तेज हो गए हैं, लगातार वीडियो देख रहे हैं इस चैनल का, और मैं आशा करता हूं कि आप इसे और भी ज्यादा शेयर करेंगे और इस चैनल को शिखर तक ले जाएंगे। नहीं तब तो और मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक क्लास लेकर आऊंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए मैं वीडियो लगातार बनाते रहूं जब तक आप सफल ना हो जाए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, न्यू व्यूअर्स है, और आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको ही नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, तो आप बने रहे इस चैनल पर, लगातार पढ़े, मेहनत करें, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। व्यक्ति को अभ्यास बहुत जरूरी होती है, रिवीजन बहुत जरूरी होती है। ऐसा ना कि सोए रहिए एग्जाम का डेट आया तो दिन रात पगला गए और माथा उथा चक्रिया का बीमार होकर हॉस्पिटल है। ऐसा मत कीजिए, लगातार पढ़िए, कंटिन्यू पढ़िए, सतत प्रक्रिया। हमारा जो यह प्रक्रिया तैयारी का सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, एकदम हवाई जहाज लेखा चलने की जरूरत नहीं है। आराम से चलिए ताकि आपको एक्सीडेंट भी होने की संभावना न रहे। आराम से चलिए, धीरे धीरे चलिए, सतत चलिए। ओके, तो इसी के साथ मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक टेक केयर, बी एंजॉय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।